Hello everybody. हेलो एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो अगर जिसने नहीं देखा है, मैंने डेवलपमेंट चैप्टर के एमसीक्यूज़ के 2 पार्ट्स बना रखे हैं। लास्ट वीडियो था फर्स्ट पार्ट एंड दिस वीडियो इज़ सेकंड पार्ट। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच इट। उसमें भी आप लोग की एमसीक्यूज़ की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड इस वीडियो में वी विल कंटिन्यू। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने 10 एमसीक्यूज़ कराए थे एंड वीडियो काफ़ी लंबा था, लास्ट 20 मिनट्स का वीडियो था एंड काफ़ी बच्चे बोल भी रहे थे कि मैम आपने सिर्फ 10 एमसीक्यूज़ कराए। ठीक है, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर आप लोग को पता होना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एमसीक्यूज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उस एमसीक्यूज़ से जो कंक्लूजन्स लेने होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने हर एमसीक्यू को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और मैंने हर एमसीक्यू के बारे में बहुत डिटेल में बताया है, ताकि अगर उस एमसीक्यू से रिलेटेड भी कुछ आप लोग के एग्जाम में आ जाए तो आप लोग को उस टाइम आंसर आ जाना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन। दिस इज 11th एमसीक्यू। सो व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट गोल ऑफ लैंडलेस लेबरर। ठीक है, तो लैंडलेस लेबरर मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसके पास अपना कोई लैंड नहीं है। ठीक है, वो किसी और के लैंड पे डिपेंडेंट है और जिसके यहाँ वो काम करता है वो उसको वेजेस देता है। ठीक है, वेजेस मतलब कि जिसके यहाँ वो काम करता है वो इस लैंडलेस लेबरर को तनख्वाह देता है। वेजेस मतलब कि सैलरी या फिर तनख्वाह। ठीक है, तो एक लैंडलेस लेबरर यही चाहेगा कि भाई जहाँ पर भी मैं काम करता हूँ वहाँ से मुझे अच्छी सैलरी, अच्छी तनख्वाह मिले। ठीक है, सो मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। तो लैंडलेस लेबरर सबसे पहले तो ये चाहेगा कि भाई मुझे ज़्यादा दिन काम मिले। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि मुझे कभी भी रख लें, कभी भी निकाल दे, बहुत कम काम दे, और ऐसा हो कि मुझे ज़्यादा अच्छे वेजेस और सैलरी अच्छी मिले। ओके, so the answer to this question should be B. Now let's just check our answer out. You can see here the answer is B. Okay, now 12th, what will be the aspiration of educated urban unemployed youth? ठीक है, तो एक अर्बन एरिया में मतलब एक शहरी इलाके में अनएम्प्लॉयड मतलब कि बेरोज़गार यूथ है। ठीक है, तो उसके लिए क्या एस्पिरेशंस और ड्रीम्स होंगे। ठीक है, तो जो एडुकेटेड अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है वो ऑफकोर्स खेती तो करेगा नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे भी कट हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड इज सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एट एवरी स्टेप इन लाइफ फॉर हिज अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। द आंसर शुड बी सी, क्योंकि अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ यही चाहेगा कि मैं एक ऐसी जॉब करूं, मुझे एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले जिसके अंदर मेरी एजुकेशन का प्रॉपर अच्छा यूज़ हो। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे आर्ग्यू करेंगे कि मैम बी भी हो सकता है। ठीक है, वो यूथ ये भी चाह सकता है कि उसको हर स्टेप पे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले। ठीक है, तो द आंसर इज़ कि भाई हाँ बी हो सकता था। ठीक है, बी ऑप्शन गलत नहीं है। ठीक है, बट बी से भी अच्छा ऑप्शन इस एमसीक्यू में अवेलेबल है। ठीक है, बी गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बी बिल्कुल ही गलत है, बी भी सही हो सकता था। ठीक है, लेकिन होने को तो देखो ए भी सही हो सकता था। ठीक है, बट लेकिन वी चूज़ द मोस्ट फेवरेबल। ठीक है, जो जिस ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो सही होने की वो चूज़ करके आते हैं अपन एग्ज़ाम में। ठीक है, और आई शुड से वो चूज़ करके आते हो आप लोग एग्जाम में। ओके, तो याद रखना कि आंसर देखो ये क्वेश्चन ही इसी तरीके का है। इसका आंसर ए भी हो सकता था, बी भी हो सकता था, सी भी हो सकता था, डी भी हो सकता था। ठीक है, वो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ ये भी चाह सकता है कि भाई मैं मज़े करूँ। ठीक है, डी भी आंसर हो सकता था। वो ये भी चाह सकता है मैं रिक्रिएशन करूँ। ठीक है, बट द मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज सी। ओके, सो द आंसर शुड बी सी। Pick out the correct meaning listed below to define average income. Now अगर अब जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, देखो फर्स्ट पार्ट में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस में एवरेज इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो बार बार समझाया, तो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोग को बताया था एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम बिल्कुल सेम होते हैं, और एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम होते क्या हैं, द टोटल income of the country divided by the total population of the country. ठीक है, so the average income of the country is आंसर होगा इसका सी। एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री इज सेम एज द पर कैपिटा इनकम। ठीक है, लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया था ये टॉपिक। नाउ 14th क्वेश्चन, विच कंट्री। Okay, now comes the 14th question. Which country can be considered as a developed country in the modern world? Select your answer from the following statements. ठीक है, तो आज के टाइम पे डेवलप्ड कंट्री किसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग के एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 में देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बोला था। ठीक है, तो मैं आप लोग को अभी समझाने वाली हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है वो कंट्री की रैंकिंग होती है। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन डिटेल एंड लेट मी जस्ट
सर्च फॉर सम गुड स्पेस, खाली स्पेस ढूंढने दो। ओके, देयर वी गो। तो सबसे पहले HDI, HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हर कंट्री की पर कैपिटा इनकम, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी को EX लिख रही हूँ मैं, ठीक है, और लिटरेसी रेट देखी जाती है। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, हर कंट्री की पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या हुआ कि भाई उस कंट्री में एक इंसान कितने साल तक रह रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68 ईयर्स, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हैं कि भाई एक जो नॉर्मल इंसान है वो 68 ईयर्स तक रह सकता है, ठीक है। उसके बाद होता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कैसे कैलकुलेट की जाती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लिटरेसी रेट इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है कि भाई 15 साल और उससे अबव के जो बच्चे हैं उन बच्चों में से कितने % बच्चे एडुकेटेड हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट वी कॉल एज लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो हर कंट्री के ये 3 फैक्टर्स देखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हर कंट्री के ये 3 फैक्टर्स देने के बाद उन कंट्रीज़ की रैंकिंग निकाली जाती है, ठीक है। मतलब कि वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबकी ये तीन चीज़ें देखी जाती है, दैट इज़ पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट। हर कंट्री की ये 3 चीज़ें देखी जाती है। इन 3 चीज़ों के हिसाब से उस कंट्री की पूरे वर्ल्ड में रैंक बताई जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, मेरे पास इकोनॉमिक्स का आई थिंक मेरे पास पुरानी बुक है, तो उसके अंदर लिखा हुआ है इंडिया की जो रैंक है दैट इज़ 130, मतलब कि वर्ल्ड की टोटल कंट्रीज़ में इंडिया इन तीनों फैक्टर्स के हिसाब से 130 रैंक पे आता है, ठीक है। तो मतलब जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ होंगी उनकी रैंक अच्छी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो रिच कंट्रीज़ है उनकी रैंक अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन इंडिया की रैंक अभी बहुत पीछे है क्योंकि इंडिया के पर कैपिटा इनकम इतनी अच्छी नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी नॉर्मल है और लिटरेसी रेट तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन सी दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है कि भाई जो रिच कंट्रीज़ होती हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा होता है। मतलब जो उनका ह्यूमन डेवलप्ड इंडेक्स में जो उनकी रैंक निकलती है वो बहुत अच्छी होती है क्योंकि उनके पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत हाई होती है और लिटरेसी रेट बहुत हाई होती है। वाइल एज इंडिया जैसी डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, फिर उनकी रैंक अच्छी इतनी नहीं निकल पाती। तो इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनकी रैंक इतनी अच्छी नहीं निकल पाती, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनकी रैंक बहुत अच्छी निकलती है, ठीक है। तो इंडिया की रैंक 130 है एंड अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की रैंक है 147। इस तरीके से हर कंट्री की रैंक निकाली जाती है 3 फैक्टर्स के बेसिस पे, ओके। सो द आंसर शुड बी countries which are among the highest in human development index are considered to be as developed countries। मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई जिन कंट्रीज़ की जो रैंक है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर अच्छी निकल जाती है तो उन कंट्रीज़ को क्या बोला जाता है, उन कंट्रीज़ को बोला जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़। उनकी अगर रैंक टॉप 50 या फिर टॉप 20 में निकल जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से तो उनको बोला जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़। और अगर जिन कंट्रीज़ की रैंक अच्छी नहीं निकल पाती उनको बोला जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, ओके। So the answer should be B. Okay, now money cannot buy all the goods and services that we may need to have a good life। ठीक है, तो देखो ये आप लोग के बुक में अलग से टॉपिक दे रखा है। अगर जिसने मुझसे डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा है, मेरे वीडियो देखे हैं डेवलपमेंट चैप्टर का, एक ही वीडियो डेवलपमेंट मैंने पूरा चैप्टर शायद उसी में पढ़ा रखा है या फिर 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। सो मैंने उसके अंदर बताया था कि भाई पैसा सब कुछ नहीं होता, ठीक है। आज अगर बात करें कोरोना वायरस की, ठीक है, सो ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज़ कोरोना वायरस, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई जो अमीर है उसको कोरोना वायरस नहीं हो रहा और जो गरीब है उसको कोरोना वायरस हो रहा है। दिस इज़ नॉट द केस, ठीक है। कोरोना वायरस इज़ कोविड-19 इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़, वो किसी को भी हो सकती है, फिर वो अमीर गरीब नहीं देखती, ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मनी सिर्फ और सिर्फ तुम पैसों से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ पॉल्यूशन की, ठीक है, तो ऐसा है क्या कि भाई जो अमीर इंसान है उसको वो पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है और गरीब इंसान पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है, पोल्यूशन सबके लिए सेम है, ठीक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग आर थिंग्स मनी कैन नॉट बाय, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती? फर्स्ट ऑफ ऑल, पैसों से तुम किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ से प्रिवेंशन नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जाम्पल कोरोना का एग्जाम्पल दिया मैंने अभी आपको, ठीक है। उसके अलावा तुम एक पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर नहीं खरीद सकते मनी से, ठीक है। तो द आंसर should be first and fourth, okay, so the answer should be D, okay, the answer is D।
अच्छा, तो अभी अभी मैंने आप लोग को बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन से 3 फैक्टर्स पे कंट्रीज़ की रैंकिंग निकालता है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसके अलावा नेशनल इनकम और लिटरेसी रेट, ठीक है। इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ की रैंकिंग निकालता है। ओके, सो द आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव, डी। केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अच्छा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब कि 1 साल से पहले अगर कोई बच्चा मर जाता है उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो अच्छे से समझाती हूँ मैं आप लोग को इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक है। तो अगर बात करें 100 बच्चों की, ओके, बहुत अच्छे से समझाऊंगी मैं आप लोग को। तो अगर बात करें 100 बच्चों की, ठीक है, तो 100 बच्चों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि 1 साल की उम्र से पहले मर गए, उनको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। मतलब कि फॉर एग्जांपल केरला में 100 बच्चे हैं, ठीक है। केरला में उन 100 बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल की उम्र से पहले मर गए? 12, ठीक है। सो 12 विल बी कॉल्ड एज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ऐसे केरला में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उनको बिल्कुल कैलकुलेट किया जाता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कैलकुलेट की जाती है। इनफैक्ट हर स्टेट की इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कैलकुलेट की जाती है। महाराष्ट्र की इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है 24। तो इसका क्या मतलब हुआ, महाराष्ट्र में हर 100 बच्चों में से 24 बच्चे जो हैं वो 1 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं। हाउ सैड इज़ दिस। एंड बिहार की इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है 42। दैट मीन्स कि बिहार में जितने भी अगर 100 बच्चे पैदा हुए बिहार में तो उसके अंदर से 42 बच्चे जो हैं वो 1 साल की उम्र से पहले से मर जाएंगे, ठीक है। सो हाउ सैड इज़ दिस, राइट। सो केरला की इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इतनी कम क्यों है, ये यहाँ पर पूछ रखा है, ठीक है। सो द थिंग इज़ केरला में जो मदर्स हैं दे आर वेरी एजुकेटेड, ठीक है, वो प्रॉपर अपनी देखभाल करती हैं, ठीक है। उसके अलावा जब बच्चा पैदा होता है तो उसको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, ठीक है, मदर को भी और बच्चों को भी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा हेल्दी रहता है और वो मरता नहीं है, ठीक है। सो द आंसर शुड बी सी। लेट्स चेक। ओके, यहाँ पर आंसर बी बता रहा है बट बी आंसर इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आई थिंक कुछ ग्लिच है इस वेबसाइट में, तो बी आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। तो बी आंसर पे आप मार्क नहीं करना, यहाँ पे आंसर करेक्ट कर लो। द आंसर शुड बी सी। ओके, what would be the most promising source of energy in 50 years from now and why? Now this is very very general question. आप लोग की बुक में भी आई डोंट थिंक ये कहीं मेंशन किया गया है। अगर मेंशन किया भी गया हो तो आई थिंक आप लोग को ये पता होगा कि भाई आगे सोलर एनर्जी ही यूज़ होने वाली है, ठीक है, बिकॉज पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, कोल ख़त्म होने वाला है, ठीक है। फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट की एनर्जी का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, बट सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। सो द आंसर शुड बी बी। ओके, पिक आउट द कॉज दैट इन्हांसेस एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीज़ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को बढ़ा देती है। तो डी आएगा इसका आंसर, ठीक है। अलाउइंग इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूम्स एमिटेड बाय कार्स, ठीक है। तो डी आएगा इसका आंसर। ओके, सो आई थिंक दैट इज़ इट नाउ। अब मुझे आप लोग को 2 चीज़ें बतानी है। अगर ऐसे टाइप के वीडियोस आप लोग को अच्छे लगते हैं प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स डाउन बिलो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग को ये वीडियो बेनिफिशियल लगते भी हैं कि नहीं। पावर शेयरिंग वाले वीडियो पे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि मैम आप और चैप्टर का भी बनाओ, इसलिए मैं इस चैप्टर का बना रही हूँ। अगर आप लोग को ऐसे MCQ सॉल्विंग के और क्वेश्चन चाहिए और प्रैक्टिस वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर टू राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, बिकॉज ऑफकोर्स अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा देन ओनली आई विल बी एबल टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो प्लीज़ यार शेयर करना मत भूलना। अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट लगा है दोनों डेवलपमेंट के MCQs के वीडियोस का तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर एंड लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। एंड या दैट इज़ इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।